आज हमारा है लेक्चर 4। नेक्स्ट सेक्शन है लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। तो सबसे पहले अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा? एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा टुगेदर विद पॉइंट एट इंफिनिटी denoted by infinity is called the extended complex plane। यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ साथ इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड होगी, तो उसको हम कह देते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं। इफ z0 and w0 are points in the z and w planes respectively, then एक तो हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz is equals to infinity if and only if limit z टेंड्स टू z0 1 upon fz is equals to 0। एक चीज ये प्रूव करनी है, और दूसरी बात ये कि लिमिट z टेंड्स टू infinity fz is equals to w0 if and only if limit z tends to 0 1 f 1 upon z, यानी कि fz की जगह पर 1 upon z में ये हमारे पास w0 आएगा। मोर ओवर लिमिट z tends to infinity fz is equals to infinity if and only if limit z tends to 0 1 upon f 1 upon z is 0। तो अब एक एक करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रूव करना है कि लिमिट z tends to z0 fz is equals to infinity if and only if limit z tends to z0 1 upon fz is 0। Now as limit z tends to z0 fz is infinity, लिमिट की डेफिनेशन लगा देते हैं। Therefore for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz is greater than 1 upon epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे प्रूव करना है लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz। यहाँ से मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ इसका, तो 1 अपॉन मॉड fz लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेनेवर 0 लेस देन मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, और इसकी लिमिट हमें दी क्या हुई है 0, तो उसे उस फॉर्म में लिख देते हैं। इफ एंड ओनली इफ मॉड 1 अपॉन fz minus 0 is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। ठीक है,
तो इससे हम कह देंगे लिमिट की डेफिनेशन से, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट 1 अपॉन एफ जेड इज 0। यहाँ से चले थे, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करी और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो प्रूव करना था। ये वाला क्लियर है? यस मैम। सेकंड, अब मुझे प्रूव करना है कि लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट if and only if limit z tends to 0 f 1 upon z is equals to w नॉट। यहाँ पे भी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। 2 मिनट लगा के एक बार ट्राई करो, क्योंकि 2-3 लाइन का ही प्रूफ है, बड़ा नहीं है ये वाला। तो मैं करवाती हूँ। करवाऊँ अब मैं? यस मैम। As limit z tends to infinity fz is equals to w naught, therefore for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz minus w naught is less than epsilon whenever mod z is greater than 1 upon delta। तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस z को रिप्लेस कर देती हूँ 1 अपॉन z से। रिप्लेस z by 1 upon z in equation 1, then we get f 1 upon z minus w naught less than epsilon whenever 1 upon mod z is greater than 1 upon delta। So if and only if mod f 1 upon z minus w naught less than epsilon whenever 0 less than mod z minus 0 less than delta। इसको फिर से रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं ना, या फिर अगर शिफ्टिंग करके लिख दूँ मैं तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास आ चुका है राइट साइड by definition of limit when only if limit z tends to 0 f 1 upon z is equals to w naught। अब लास्ट वाला है वो वाला प्रूव करते हैं। थर्ड इज अगर लिमिट z टेंड्स टू infinity f z is equals to infinity if and only if limit z tends to 0 1 upon f 1 upon z is 0।
यहाँ पे भी सेम काम, as लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लिमिट की डेफिनेशन लगाओ, देयरफॉर फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz is greater than 1 upon epsilon whenever mod z is greater than 1 upon delta। यहाँ पे भी क्या करती हूँ, z को रिप्लेस करती हूँ 1 upon z से, then we will get mod f 1 upon z is greater than 1 upon epsilon whenever mod of 1 upon z is greater than 1 upon delta। अब इसमें क्या करो, रेसिप्रोकल लो, 1 upon f 1 upon z is less than epsilon whenever mod z is less than delta। लिमिट की हमें लिमिट क्या दी हुई थी इसकी, 0, तो उस तरीके से लिख दो, इफ एंड ओनली इफ 1 upon f 1 upon z minus 0 less than epsilon whenever 0 less than mod z minus 0 less than delta। अब लिमिट की डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 1 upon f 1 upon z इज इक्वल्स टू 0। यही बात प्रूफ करनी थी। क्लियर है ये वाला थ्योरम? Yes, ma'am. ठीक है, अब कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। लिमिट z टेंड्स टू -1 iota z plus 3 अपॉन z plus 1, इसकी लिमिट बतानी है कि इन्फिनिटी क्यों आएगी। ऊपर जो रिजल्ट कराए हैं उन्हीं का यूज होगा। कौन सा वाला रिजल्ट यूज करूंगी, फर्स्ट वाला जो बताया मैंने, ये वाला, इसका यूज करूंगी कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट 1 अपॉन एफ जेड इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे z नॉट हमारा -1 है, एफ जेड हमारा आयोटा z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 है। ये हमें इन्फिनिटी लिमिट देखनी है, तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ, अगर मैं ये वाली निकालूं, ये 0 आ गई तो ऑटोमेटिकली कह दूंगी कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले 1 अपॉन एफ जेड, तो क्या हो जाएगा, z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 3। सो लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ रही है ना लिमिट, क्लियर हुई, ये 0 आ रही है। तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था, तो इससे मैंने कह दिया कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, एफ जेड की लिमिट इन्फिनिटी है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब सिमिलर मैनर में एक मेरे को करके दिखाओ। लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू 2। इसको नोट कर लो, ये सेकंड वाला एग्जांपल, फिर मैं ऊपर थ्योरम दिखा देती हूँ ताकि ये हेल्प हो जाए करने में कि कैसे निकालेंगे। जब ये नोट कर लो तो मुझे बता देना, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगी। Done, ma'am. ठीक है, अब देखो इन तीनों में से कौन से रिजल्ट लगा के कर पाओगे इसे।
हो गया? Yes, ma'am. कौन से वाला यूज करना रिजल्ट इन तीनों में से? सेकंड वाला. ठीक है, और बाकी दोनों का हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे? लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट if and only if लिमिट z टेंड्स टू 0 f 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू w नॉट. तो इसका यूज करते हैं, 1 अपॉन z से इसमें रिप्लेस कर देते हैं f को. सो लिमिट z टेंड्स टू 0 2 अपॉन z प्लस 1. यहाँ पे ना वैसे आयोटा था, नोट करने में गलती कर दी, पर वो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. तो 1 अपॉन z प्लस 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो. लिमिट z टेंड्स टू 0 2 प्लस आयोटा z अपॉन 1 प्लस z. सो हमारी ये लिमिट आ रही है 2. सेम आ रही है, w नॉट 2 है ना यहाँ पे. ये भी हो गया. थर्ड, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 2 z क्यूब माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एक बार नोट कर लो, फिर से मैं ऊपर रिजल्ट दिखा दूंगी, फिर ट्राई करो इसे. करें डिस्कस? डन मैम. ठीक है, बाकी दोनों? डन मैम. इसमें भी कौन सा यूज करेंगे रिजल्ट? लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी f z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी if and only if लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f 1 अपॉन z इज 0.
एफ जेड हमारे पास 2z³ -1 अपॉन z² + 1 है, तो एफ 1 अपॉन जेड क्या बन जाएगा 2 अपॉन z³ -1 अपॉन 1 z अपॉन z² + 1। अब निकालना है लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन एफ 1 अपॉन जेड। सो 2 - z³ अपॉन z³ इंटू z² अपॉन z² + 1। तो इसको 2 - z³ अपॉन z³ + z। तो आ रही है ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं 0 लानी थी हमने, तो 1 मिनट। मैम ये फंक्शन अच्छा, एफ 1/f भी तो करना था। हाँ 1/f भी करना था, वही मैं देख रही थी, वही मैं सोचू कि क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 1 अपॉन एफ रहना गया। 1 अपॉन एफ करोगे तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z + z³ अपॉन 2 - z³, ये आएगा। तो अब हमारी आ रही है 0। ठीक है, अब ये हमारा था सेक्शन 17 कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही था। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं सेक्शन 18 कंटिन्यूटी। डेफिनेशन देखते हैं कंटिन्यूटी की। किसी एक फंक्शन f को हम कंटिन्यूस कहेंगे एक पॉइंट z0 पर if and only if 3 of the conditions are satisfied। फर्स्ट कंडीशन लिमिट z टेंड्स टू z0 fz, ये हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड एफ जेड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिस पॉइंट पर मैं लिमिट जिस पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ वो पॉइंट अगर मैं फंक्शन में डाल रही हूँ तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड लिमिट z टेंड्स टू z0 fz, ये जब मैं निकालूँ वो fz के इक्वल आए, तो ये हमारी होती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि सबसे पहले लिमिट z टेंड्स टू z0 fz ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, fz0 एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर जो मैं लिमिट निकालूँ वो मेरी fz0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू fz0, इसका मतलब क्या है, लिमिट की डेफिनेशन लगाओ। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fz minus fz0 is less than epsilon whenever mod z minus z0 is less than delta। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे इन अ रीजन R। कब कहेंगे, अगर वो कंटिन्यूस हो R के हर एक पॉइंट पर, इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन R। अब अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, मान लो f और g है, ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शंस मेरे कंटिन्यूस हैं
तो इनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, और उनका जो कोशेंट है वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ठीक है। तो ये हमारी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, पर इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही लिमिट की डेफिनेशन लगानी है और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है, प्रूफ हमारे इसमें है नहीं। अ पॉलिनोमियल इज कंपोजिशन भी होगा ना मैम, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन। हाँ कॉम्पोजिशन भी होगा, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो कॉम्पोजिशन का ही है। A polynomial is continuous in the entire plane because of limit, क्योंकि अगर मैं पॉलिनोमियल की लिमिट निकालूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो हमारी बस पॉलिनोमियल में वो z0 पॉइंट पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी पहली थ्योरम है, a composition of continuous functions is itself continuous. Let f is from d1 to delta 1 and g is from d2 टू डेल्टा 2। ये वाला प्रूफ है अभी आप लोगों के सामने? कंपोजिशन वाला फंक्शंस जैसे हम करवा दिया है। तो इसमें जो ये एफ मैपिंग दी है ये D1 से कहाँ पर लिया, इसकी कोडोमेन एक बार चेक करके बताना सर। हमारे ने मैम ने सीधा वो कर दिया, डब्ल्यू जेड से डब्ल्यू में और डब्ल्यू से एक फंक्शन और लिया गया, मतलब ये D1 वगैरह तो नहीं लिया। चेक, एक मिनट, एक बार फोटो क्लिक करके भेजना, क्योंकि मैंने D1 से डेल्टा 1 लिया और G लिया D2 से डेल्टा 2, इसको कंटिन्यूस कहा और कॉम्पोजिट कहा, और इसकी जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होगी वो मैंने ली थी G कॉम्पोजिशन F D1 to delta 2 such that f D1 is contained in D2, then G composition F is continuous on D1, यानी कि जो G composition F की डोमेन थी उस पर मैंने कंटिन्यूस दिखाया। भेज दिया? यस मैम, अपलोडेड। ठीक है, अब मैंने कैसे लिया है कि ये F है मेरा, ठीक है, तो इसकी जो मैंने डोमेन को कह दिया D1, ये वाली हमारी G हुई, इसकी डोमेन D2, ये बनेगा हमारा
जी कॉम्पोजिशन एफ। तो इस वाले की डोमेन क्या हो रही है हमारी, D1। कॉम्पोजिशन पढ़ा हुआ है ना हमने 12th क्लास में, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये अगर जी कॉम्पोजिशन एफ एक्स होता है तो पहले वो हमारा एफ एक्स पे लगता है, फिर जी लगाते हैं उस पर। तो इसीलिए इस एफ एक्स की डोमेन क्या है, D1 है ना, इसीलिए कॉम्पोजिशन की डोमेन हमारी D1 बन रही है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मुझे क्या दिखाना है कि जी कॉम्पोजिशन एफ इज कंटिन्यूस ऑन D1। अब कंटिन्यूटी के लिए मैंने कहा ना अभी ऊपर कि किसी रीजन में हम दिखा रहे हैं तो वो तभी होगा अगर वो उसके हर एक पॉइंट पर हो। यहाँ पे भी यही होगा, इफ एंड ओनली इफ जी कॉम्पोजिशन एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ D1। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाओ, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच epsilon greater than 0 we need to find delta greater than 0 such that mod of G composition f z minus G composition f z naught is less than epsilon whenever mod z minus z naught is less than delta। फिर से लगाओ, ये क्या हो रहा है, अभी मैं बस टू शो बता रही हूँ, उसके बाद प्रूफ शुरू होगा। प्रूफ तो छोटा सही है पर मैं क्लियरिटी के साथ बता रही हूँ कि इन द एंड हमें प्रूफ क्या करना है। तो ये इस पे कॉम्पोजिशन लगाओ, तो ये है जी एफ जेड माइनस जी एफ जेड, मतलब पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया कि मुझे ये लेके आना है। ठीक है, तो अब जी कॉम्पोजिशन एफ की डोमेन क्या है, D1। इसी से एक पॉइंट उठाते हैं, लेट जेड नॉट बिलोंग्स टू D1 बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। देन एफ जेड नॉट बिलोंग्स टू D2, क्योंकि जो मैंने एफ फंक्शन लिया था वो D1 से D2 पे था, तो जो इमेज होगी वो D2 में जाएगी ना, कोडोमेन में, यही लिखा है। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। यहाँ पे मैंने कहा है ना कि जी मेरा कंटिन्यूस है, सो एज जी इज कंटिन्यूस ऑन D2, क्योंकि जी की जो डोमेन थी वो मेरी D2 थी। Therefore G is continuous on एफ जेड नॉट। क्यों, क्योंकि मेरा जो एफ जेड नॉट है वो D2 को बिलोंग कर रहा है। Hence for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod GFZ minus GFZ naught is less than epsilon whenever mod FZ minus FZ naught is less than delta। अब ये समझ आ रहा है कैसे, मैंने क्या कहा कि G मेरा D2 उसकी डोमेन पे कंटिन्यूस है, ठीक है। अब G मेरा एफ जेड नॉट पे भी कंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि एफ जेड नॉट D2 को बिलोंग कर रहा है, यानी कि अब जेड नॉट पॉइंट पे कहती हूँ ना मैं कि कंटिन्यूस है, उस पॉइंट की जगह यहाँ पे पॉइंट हमारा एफ जेड नॉट हो गया, तो वही मैंने उसके अंदर पुट करा, G के अंदर मैंने एफ जेड डाला माइनस G, ये होता है ना मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, तो इसीलिए यहाँ पे अब मैं Z की जगह पर एफ जेड डल रहा है और जेड नॉट की प्लेस पे एफ जेड नॉट डल रहा है, और यहाँ पे मॉड जेड माइनस जेड नॉट होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। अब ये भी पता है मुझे कि एफ भी कंटिन्यूस है,
कहाँ पर है, D1 पर, और Z नॉट बिलोंग्स टू D1, यही उठाया ना मैंने, D1 से मैंने एक पॉइंट उठाया था। तो इसका मतलब क्या है कि F मेरा कंटिन्यूस है Z नॉट पर। हेंस फॉर अब एप्सिलॉन की जगह मैं क्या करती हूँ, गामा ले लेती हूँ। एक रियल मतलब एक हमने एक पॉजिटिव नंबर ही उठाना है तो गामा ले लिया। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इज लेस देन गामा whenever mod z minus z naught is less than delta. This is equation 2. ये बात क्लियर हो रही है ना कि मैं बार बार यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि f इज कंटिन्यूस ऑन z नॉट का मतलब ये है कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज एफ जेड नॉट, इस वजह से मैं यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगा पा रही हूँ। ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ बाय यूजिंग 1 and 2 we have for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of G composition F minus G composition F Z naught is equals to mod GFZ minus G F Z naught। और ये हमारा इक्वेशन 1 से लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है ना, कब होगा, जब mod Z माइनस Z नॉट इज लेस देन डेल्टा, यानी कि G composition F Z minus G composition F Z naught is less than epsilon whenever mod Z minus Z naught is less than डेल्टा। यानी कि F और G की कंटिन्यूटी का यूज करके मैंने कॉम्पोजिशन की कंटिन्यूटी दिखा दी। दिस implies G composition F is continuous at Z naught, और जो मैंने पॉइंट उठाया था Z naught वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस बन जाएगा। देन फंक्शन G composition F is continuous on D1। तो मैंने दिखा दिया कि composition of continuous functions is itself continuous। प्रूफ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। If a function fz is continuous and non-zero at a point z0, then fz is non-zero throughout some neighborhood of that point। यानी कि अगर एक फंक्शन fz में कंटिन्यूस ले रही हूँ, एक नॉन जीरो पॉइंट ले रही हूँ z0, तो जो इमेज होगी यानी कि जो fz होगा ये हमारा नॉन जीरो होगा थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। प्रूफ देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लो कि fz 0 है, let epsilon equal to mod fz naught
अपॉन 2 ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अभी आगे जाके समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों उठाया। देन एज एफ जेड इज कंटिन्यूस, गिवन है कि एफ जेड कंटिन्यूस है तो डेफिनेशन लगाओ। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू मॉड एफ जेड नॉट अपॉन 2 greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz minus fz naught is less than mod fz naught upon 2 whenever mod z minus z naught is less than delta. So if there is a point z in the neighborhood mod z minus z naught less than delta at which fz is equals to 0, we have a contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है किसी को क्या हो रही है? एफ जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करना। अब देखिए एफ जेड इक्वल टू 0 पुट करो, यस मॉड मैम। एफ जेड नॉट, वो एफ जेड नॉट से बाई 2 से छोटा हो जाएगा जो। हाँ तो यहाँ पे तो देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यही हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, विच इज नॉट पॉसिबल। therefore our supposition is wrong. Hence show. अब अगर मैं बात करूं एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, this is continuous at a point z नॉट इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। क्या लगता है ये कब होगा कंटिन्यूस? अगर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों भी हमारे कंटिन्यूस होंगे। इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्पोनेंट फंक्शंस कह सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये भी अगर हमारे कंटिन्यूस होंगे तभी मैं कहूँगी कि ये एफ जेड मेरा कंटिन्यूस है। नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम है इस सेक्शन की, फिर ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही था ये भी। इफ अ फंक्शन f is continuous throughout a region R that is both closed and bounded, there exists a non-negative real number m, that is m is greater than 0 such that mod fz is less than equal to m for all points z in R where equality holds for at least one such z. अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है थ्रू आउट अ रीजन आर, जो कि दोनों ही है, क्लोज्ड भी है हमारा, बाउंडेड भी है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर m, नॉन नेगेटिव मतलब m इज ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स z in R where equality holds for at least one such z.
प्रूफ देखते हैं। शो क्या करना है, mod fz is less than equal to m for all points z and r यहाँ पे हमारा रीजन है, एंड f is bounded on r। गिवन क्या है कि f is continuous throughout a region r that is both closed and bounded। मेरा fz क्या होता है, uxy प्लस आयोटा vxy। शो क्या करना है कि मॉड fz इज लेस देन इक्वल टू m, यानी कि मुझे क्या बात शो करनी है कि मॉड fz क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट uxy स्क्वायर प्लस vxy स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू m। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम यही यूज़ कर सकते हैं कि फंक्शन f हमारा कंटिन्यूस है, उसके अलावा तो और कुछ हमें ऐसा है नहीं कि जिसको यूज़ कर सकें। सो एज फंक्शन fz इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाओ, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that mod fz minus fz naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught is less than delta। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। अब क्या करो, कंसीडर करो mod fz को और इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो fz नॉट को। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं इक्वेशन 1 को यूज कर सकूं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाओ। वो क्या होती है, मॉड a प्लस बी इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड बी। इसको a कंसीडर कर लो और इसको b। सो लेस देन इक्वल टू मॉड fz माइनस fz नॉट प्लस मॉड fz। fz नॉट था ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट fz नॉट को करा था, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का यूज करके ये तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया फर्स्ट क्वांटिटी, प्लस mod fz नॉट by equation 1, and this is true whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta, that is mod fz is less than equal to epsilon plus mod fz naught whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ, लेफ्ट साइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया ना, मॉड ऑफ fz को इस तरीके से लिख सकती हूँ, वो लिख देती हूँ, uxy स्क्वायर प्लस bxy स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस मॉड fz नॉट। इसको कह दो इक्वेशन 2। अब क्या करो, ये जो राइट साइड हमारे पास आई है ना, इसको m लेट कर लो। Therefore equation 2 becomes under root uxy square plus vxy square less than equal to m, ठीक है। सो द फंक्शन, जो ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है, this is continuous throughout in R, यानी कि इसका मतलब ये है कि R के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एंड thus
रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू m, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मैंने शो कर दिया ना, मैंने यही दिखाना था कि मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू m है, और इससे ये बात पता चल रही है कि ये बाउंडेड है। देयरफॉर मॉड एफ जेड is less than equal to m for all points z belongs to R and f is bounded on R। तो ये बात मैंने शो कर दी। क्लियर है प्रूफ? यस मैम। ठीक है, ये वाला हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसकी है, अब नेक्स्ट हमारी ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस हमारे 1 to 13। ये होमवर्क है।